न्यूमोथोरैक्स। आज ग्रीन लगा इसको, ग्रीन का। आज अपना टॉपिक है न्यूमोथोरैक्स। न्यूमोथोरैक्स, इसका सांकेतिक चिन्ह होता है न्यूमोथोरैक्स का, क्या होता है? PTX। न्यूमोथोरैक्स क्या होता है? न्यूमोथोरैक्स, हाँ भैया, न्यूमोथोरैक्स किसे कहते हैं? एयर का या एबनॉर्मल एयर का? अच्छा, एबनॉर्मल एयर का एक्यूमुलेशन कहाँ पे? प्लूरल कैविटी में, ठीक है। तो यहां पर इसकी डेफिनेशन लिखते हैं अपन। डेफिनेशन लिखना कुछ नहीं है, समझना है पूरा टॉपिक। डेफिनेशन क्या है? एबनॉर्मल एक्यूमुलेशन, एबनॉर्मल एक्यूमुलेशन, एबनॉर्मल एक्यूमुलेशन ऑफ एयर, abnormal accumulation of air in pleural cavity, pleural cavity। इस कंडीशन को क्या बोलेंगे अपन? न्यूमोथोरैक्स। क्या बोलेंगे अपन इसको? अब कुछ टर्म आई है यहाँ पे जो हमको समझनी है। सबसे पहली टर्म है, ये प्लूरल कैविटी क्या होती है? ठीक है, इसको कब समझेंगे? जब आप इसका डायग्राम समझेंगे। डायग्राम बना रहा हूं मैं आपके सामने। ये आपके सामने एक सिंगल क्या है? लंग्स है। क्या है ये? लंग्स। ये सिंगल लंग्स की एक लेयर है। सेकेंड ही बना रहा है, एक में समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अब इस लंग्स के चारों तरफ डबल लेयर क्या पाई जाती है? क्या पाई जाती है बताइए? लंग्स के चारों तरफ क्या पाई जाती है? प्लूरा पाई जाती है। क्या पाई जाती है? प्लूरा पाई जाती है। ये कितनी लेयर है? डबल लेयर है। डबल लेयर का मतलब समझते हैं आप लोग? दो लेयर होती है। कितनी लेयर होती है साहब? दो लेयर होती है। तो ये मैं बना रहा हूं आपके सामने डबल लेयर ऑफ प्लूरा। ब्लैक कलर चल जाएगा क्या इसके ऊपर? ये क्या हुआ? ये हुआ, दिख रहा है? इसे बोल रहे हैं अपन लंग्स पैरेनकाइमा। क्या बोल रहे हैं अपन इसे? जो येलो कलर की लेयर है उसे अपन बोल रहे हैं लंग्स पैरेनकाइमा। ठीक है, और उसके बाद में ये दोनों लाइन खींच रहा हूं मैं इस पे, ये भी और ये भी, दोनों को मैं सम्मिलित रूप से क्या बोल रहा हूं? इसे क्या बोल रहा हूं मैं? प्लूरा। क्या बोल रहा हूं मैं इसे? प्लूरा। प्लूरा दो प्रकार का होता है। एक होता है आउटर प्लूरा। क्या होता है? आउटर प्लूरा। एक होता है इनर प्लूरा। ब्लैक कलर समझ में आ रहा है ना? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? एक हो गया आउटर प्लूरा और एक हो गया इनर प्लूरा। ठीक है, आउटर प्लूरा को अपन बोलते हैं, आउटर प्लूरा को अपन बोलते हैं, क्या बोलते हैं? पैराइटल प्लूरा। क्या बोलते हैं अपन इसे? पैराइटल प्लूरा। आउटर प्लूरा को क्या बोलते हैं अपन? पैराइटल प्लूरा। इनर प्लूरा को क्या बोलते हैं? तीर के चिन्हों पे ध्यान देंगे आप लोग। इनर प्लूरा को अपन क्या बोलते हैं? इनर प्लूरा को अपन बोलते हैं विसरल प्लूरा। क्या बोलते हैं अपन इसे? विसरल प्लूरा। यहां तक बात समझ में आई है आपको? क्लियर समझ में आ रही है?
इसके आगे की तरफ होती है चेस्ट कैविटी। क्या होती है साहब? चेस्ट कैविटी, थोरैसिक कैविटी। ये हो गई चेस्ट कैविटी। इसके नीचे की तरफ क्या होता है साहब? इसके नीचे की तरफ होता है, बताइए क्या होता है? डायफ्राम। क्या होता है? डायफ्राम की स्पेलिंग बताना मैं भूल गया। ये वो बोलेगा, वो कोई नहीं बोलेगा, वो बोलेगा है। मैं भूल रहा हूं, एक मिनट बताना जरा। DIATH है, RAM, डायफ्राम। ठीक है, तो ये डायफ्राम होता है, ये चेस्ट कैविटी होती है, ये लंग्स है आपके सामने। ठीक है, अब इसके बाद में इस प्लूरा के अंदर ये जो स्पेस है इसे क्या बोलते हैं अपन? इंटर प्लूरल स्पेस। क्या बोलते हैं साहब अपन इसे? इंटर प्लूरल स्पेस या प्लूरल कैविटी। इसके अंदर क्या भरा होता है? फ्लूइड भरा होता है। नॉर्मल वे में बोले 50 to 20 ml भरा होता है। और ये क्या करता है? ये एक नेगेटिव प्रेशर को मेंटेन करता है। क्या होता है इसमें? नेगेटिव प्रेशर को मेंटेन करता है। प्रेशरों पे अभी से आपके आने का टाइम नहीं है। ये एक नेगेटिव प्रेशर को मेंटेन करता है। क्लास में आप बिल्कुल कंसंट्रेट होकर के पढ़ेंगे, समझ रहे हैं? लिखने में और इसमें टाइम जाहिर नहीं करेंगे। आपको पॉइंटों को समझना है, क्योंकि जो पॉइंट आपके हेडलाइन में होंगे उसको मैं समझाऊंगा, जो आपके आउट ऑफ सिलेबस मतलब कोर्स में होंगे लेकिन अभी जरूरत नहीं होंगे उनको मैं आपको बताऊंगा नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर क्यूरियोसिटी डेवलप होगी तो मैं हर चीज आपको बताने की कोशिश करूंगा। तो ये मैंने आपके सामने लंग्स की एक एक्सटर्नल एनाटॉमी बनाने की कोशिश करी है। ये मीडियस्टिनम पार्ट होता है, यहाँ पे कैरियम के थ्रू ट्रैकिया ओपन होता है। तो ये अपने पास लंग्स की स्ट्रक्चर है। अब अपन अगर यहाँ पर बात करें, यहाँ पर अगर अपन बात करें कि रेस्पायरेशन, रेस्पायरेशन किसे कहते हैं, तो आप यहां पर बोल देते हैं कि एक्ट ऑफ ब्रीथिंग। क्या? एक्ट ऑफ ब्रीथिंग को आप क्या बोलते हैं? रेस्पायरेशन बोलते हैं। और ये ब्रीथिंग के एक्ट के आधार पे दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? कौन कौन सी ब्रीथिंग एक्ट होती है खुद बताएं जरा मेरे को। दो ब्रीथिंग एक्ट होती है, एक होता है इंस्पायरेशन। क्या होता है? इंस्पायरेशन। और एक होता है एक्सपायरेशन। ये इसकी दो एक्ट हो गई। इंस्पायरेशन के अंतर्गत सांस को अंदर लिया जाता है, एयर को इन किया जाता है। क्या किया जाता है? एयर को इन किया जाता है। और एक्सपायरेशन के अंतर्गत एयर को आउट किया जाता है। क्या किया जाता है? आउट किया जाता है। रेस्पिरेशन किससे कंट्रोल होता है? तो आप बोल देते हैं मेडुला ऑब्लोंगेटा से कंट्रोल होता है। किससे होता है? मेडुला ऑब्लोंगेटा से कंट्रोल होता है। इसके पॉन्स टाइप में आप बोलेंगे अपर पॉन्स और लोअर पॉन्स होते हैं। क्या होते हैं? अपर पॉन्स और लोअर पॉन्स होते हैं। समझ रहे हैं बात को? तो अपर पॉन्स में एक सेंटर होता है, उस सेंटर का नाम है न्यूमोटैक्सिक सेंटर। क्या नाम है? न्यूमोटैक्सिक सेंटर। न्यूमोटैक्सिक, क्या बोल रहे हैं अपन इसे? न्यूमोटैक्सिक सेंटर। और एक है एपन्यूस्टिक सेंटर। क्या बोल रहे हैं अपन इसे? एपन्यूस्टिक सेंटर। तो दो सेंटर हुए, एक हुआ न्यूमोटैक्सिक सेंटर और एक हुआ एपन्यूस्टिक सेंटर। समझ रहे हैं बात को? तो न्यूमोटैक्सिक सेंटर जो बात करते हैं, न्यूमोटैक्सिक सेंटर की बात करते हैं, ये किसको कंट्रोल करता है? इंस्पायरेशन को कंट्रोल करता है। किसको कंट्रोल करता है? और एपन्यूस्टिक सेंटर किसको कंट्रोल करता है? एक्सपायरेशन को कंट्रोल करता है। तो क्वेश्चन की फॉर्म कंटिन्यूअसली आपके सामने बनती हुई आ रही है, आपको सिर्फ समझना है। अगर आपसे बोला जाए कि रेस्पिरेशन किससे कंट्रोल होता है तो क्या बोलेंगे आप लोग? अगर आपसे पूछे टेम्परेचर किससे कंट्रोल होता है तो क्या बोलेंगे आप? जिसे पूछो टेम्परेचर किससे कंट्रोल होता है? अब नोटिस करूंगा तुम दोनों को, ठीक है? टेम्परेचर किससे कंट्रोल होता है तो बोलेंगे आप हाइपोथैलेमस से। किससे बोलेंगे आप लोग? तो याद रखना है कि टेम्परेचर कंट्रोल होता है हाइपोथैलेमस से और रेस्पिरेशन कंट्रोल होता है मेडुला ऑब्लोंगेटा से।
अब अगर अपन मेडुला ऑब्लोंगेटा के पोन्स स्ट्रक्चर के अंदर थोड़ा सा डिटेल में जाने की कोशिश करें तो पोन्स को दो भागों में बांटते हैं, अपर पोन्स और लोअर पोन्स। अपर पोन्स किसको में अपर पोन्स में क्या होता है, न्यूमोटैक्सिक सेंटर होता है, क्या होता है, और वो किसको कंट्रोल करता है, और एपनिस्टिक सेंटर किसको कंट्रोल करता है, एक्सपायरेशन को। तो मैंने थोड़ा सा आपका डिस्क्रिप्शन देने की कोशिश की कि रेस्पिरेशन किसे कहते हैं, एक्ट ऑफ ब्रीथिंग को कहते हैं, और मैंने आपको कल बताया था एक्सटर्नल रेस्पिरेशन और इंटरनल रेस्पिरेशन तक, ठीक है, ये बता चुका हूं मैं। अब एक्ट ऑफ ब्रीथिंग के आधार पर दो प्रकार का होता है, इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन, ठीक है। अब अपन अगर पीछे के डायग्राम पे जाएं और इसमें इंस्पायरेशन को इंडिकेट करने की कोशिश करें कि जब इंस्पायरेशन होता है तो सांस अंदर आती है बाहर आती है, अंदर आती है, वो क्यों आती है वो समझने की कोशिश कुछ ऐसा करते हैं। वो क्यों आती है वो तो अभी समझ में नहीं आएगा, लेकिन इवेंट क्या क्या होते हैं वो जरूर समझ में आएगा। तो सबसे पहली बात करते हैं, ये रेड कलर की लाइन क्या है, ये लिखा नहीं मैंने, इसको मैं लिख देता हूं। रेड कलर की लाइन क्या है, चेस्ट कैविटी, क्या है ये, चेस्ट कैविटी है। अपन इंस्पायरेशन को किस कलर से इंडिकेट करें आप बता दीजिए, और एक्सपायरेशन को किस कलर से इंडिकेट करें आप बता दीजिए। इंस्पायरेशन के इवेंट को अपन किस कलर से इंडिकेट करें जो आपको क्लियरली समझ में आए। अपन कर लेते हैं ब्लू से, किससे, इंस्पायरेशन नहीं दिख रहा, दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा, ठीक है, तो कौन सा कलर करें, रेड चेस्ट कैविटी को क्लियर कर रहा है, पर पिंक कर लेते हैं, किसको कर लेते हैं, पिंक, ठीक है। और एक्सपायरेशन को कौन सा कलर इंडिकेट करेगा जरा बताओ मेरे को, है ग्रीन कर दूं, ये ग्रीन कर दिया, क्या कर दिया ये अपन ने, कलर कोड है, समझ रहे हैं बात को। तो सबसे पहले अपन एक मैकेनिज्म समझने की कोशिश करते हैं कि इंस्पायरेशन के अंदर कौन कौन से इवेंट होते हैं। इंस्पायरेशन के अंदर क्या होता है, चेस्ट कैविटी मूव्स आउटवर्ड, कहां पर जाती है, आउटवर्ड जाती है, और कहां पर जाती है, अपवर्ड जाती है। तो यहां पर मैं लिख भी देता हूं कि चेस्ट कैविटी कहां पर जा रही है, किस टाइम पर, इंस्पायरेशन के टाइम पे, क्योंकि मैं पिंक कलर यूज कर रहा हूं। तो कहां पर जाती है, तो आप बोलेंगे चेस्ट कैविटी मूव्स आउटवर्ड एंड इनवर्ड, कहां पर जा रही है, आउटवर्ड एंड अपवर्ड, कहां जा रही है, आउटवर्ड एंड अपवर्ड जा रही है। सेम टाइम पर डायफ्राम कहां जाएगा, डायफ्राम कहां जाएगा, डायफ्राम कहां जाएगा, डाउनवर्ड जाएगा, डायफ्राम कहां जाएगा, डाउनवर्ड जाएगा। तो डायफ्राम कहां जाएगा, आप लिख देंगे डायफ्राम, डायफ्राम जाएगा डाउनवर्ड, कहां जाएगा, डाउनवर्ड। और जब डायफ्राम डाउनवर्ड जाएगा, जब डायफ्राम डाउनवर्ड जाएगा तो प्रेशर कहां पड़ेगा, पेट के ऊपर, मतलब स्टोमक के ऊपर, मतलब गैस्ट्रिक कंटेंट के ऊपर। तो पेट कहां आएगा, बाहर आएगा, कहां आएगा, बाहर आएगा। तो इसका मतलब कि, इसका मतलब स्टोमक कहां आएगा, स्टोमक कहां आएगा, स्टोमक कहां पर आएगा, तो आप बोलेंगे आउटवर्ड। ये किसका इवेंट है, इंस्पायरेशन की, किसका इवेंट है। तो मैं इसको एक जगह लिख देता हूं, नोट्सों को मेंटेन करने के लिए मैं एक जगह पे इनको लिख रहा हूं। इंस्पायरेशन के टाइम पर आप बोलते हैं पेट बाहर आता है, उसका कारण क्या है, डायफ्राम नीचे जाता है। समझ में आ रही है नहीं आ रही है। तो यहां पर अपन लिख रहे हैं इंस्पायरेशन में क्या क्या इवेंट हो रहे हैं, चेस्ट कैविटी कहां जा रही है, चेस्ट कैविटी मूव्स आउटवर्ड, कहां जा रही है, मूव्स आउटवर्ड, आउटवर्ड, और कहां जा रही है, अपवर्ड। सेम टाइम पे क्या हो रहा है, सेम टाइम पे क्या हो रहा है, डायफ्राम कहां जा रहा है, डायफ्राम कहां जा रहा है, डाउनवर्ड जा रहा है। तो ये लिख दिया, डायफ्राम कहां जा रहा है, डाउनवर्ड जा रहा है। सेम टाइम पर एब्डोमन कहां जा रहा है, कहां जा रहा है एब्डोमन, आउटवर्ड जा रहा है, कहां जा रहा है, आउटवर्ड। इसलिए बोलते हैं कि सांस अंदर लेते हैं जब पेट बाहर आता है, सांस अंदर लेते हैं जब कहां जाता है, पेट बाहर जाता है। तो ये इवेंट किसको बोलेंगे आप, इंस्पायरेशन के इवेंट है। समझ रहे हैं बात को। नेक्स्ट नंबर पे अगर अपन बात करें, नेक्स्ट नंबर पे अगर अपन बात करें तो पहले लिख देता हूं फिर समझा दूंगा। एक्सपायरेशन के अंदर कौन कौन से इवेंट होंगे, इसके जस्ट अपोजिट इवेंट्स किसके अंदर होंगे, एक्सपायरेशन के अंदर होंगे। मतलब चेस्ट कैविटी कहां जाएगी, चेस्ट कैविटी कहां जाएगी, तो आप बोल देंगे चेस्ट कैविटी मूव। अब इसके अपोजिट बोलो, आउट का इनवर्ड और अप का डाउनवर्ड। क्या होगा, अप का
डाउनवर्ड। सेम टाइम पर डायफ्राम का इवेंट क्या होगा बताइए जरा, डी, डायफ्राम को डी से इंडिकेट कर रहा हूं। डायफ्राम का इवेंट क्या होगा? अब स्टोमक के ऊपर, एब्डोमेन के ऊपर डायफ्राम का प्रेशर हट जाएगा तो एब्डोमेन कहाँ जाएगा? एंड एब्डोमेन कहाँ जाएगा? इनवर्ड। अर्थात जब सांस को बाहर निकालते हैं, जब सांस को बाहर निकालते हैं तो पेट कहाँ जाता है? इनवर्ड जाता है। समझ रहे हैं बात को? क्लियर? अब अगर अपन इस पे पूछें कि यहाँ पर एक क्वेश्चन फॉर्म्ड होता है, और वो क्या क्वेश्चन है? और वो क्वेश्चन है कि पैराडॉक्सिकल रेस्पिरेशन किसे बोलते हैं? क्या पैराडॉक्सिकल रेस्पिरेशन किसे बोलते हैं? कौन सा क्वेश्चन है? पैराडॉक्सिकल रेस्पिरेशन किसे बोलते हैं? जब ये इवेंट इन उल्टा हो जाए, ये इवेंट जब क्या हो जाए? उल्टा हो जाए। मतलब इंस्पायरेशन के टाइम पर, क्या बोल रहा हूं मैं, समझना है आपको और अपने नोट्सों में ढंग से लिखना है। इंस्पायरेशन के टाइम पर चेस्ट कैविटी कहाँ चल जाए? चेस्ट कैविटी कहाँ चल जाए? इनवर्ड चल जाए। और कहाँ चल जाए? डाउनवर्ड चल जाए। तो इस इवेंट को क्या बोलेंगे आप? और डायफ्राम कहाँ चल जाए? डायफ्राम कहाँ चल जाए? अपवर्ड चल जाए। तो इस टाइप के रेस्पिरेशन को क्या बोलेंगे? पैराडॉक्सिकल रेस्पिरेशन। याद रखना है आप लोगों को कि पैराडॉक्सिकल रेस्पिरेशन इज अ टाइप ऑफ एबनॉर्मल रेस्पिरेशन व्हिच इज बेसिकली सीन विद इन प्लेयल चेस्ट इंजरी। किसके अंदर देखने को मिलेगा? प्लेयल चेस्ट इंजरी। सर ये क्यों बता रहे हैं? क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्लेयल पैराडॉक्सिकल रेस्पिरेशन किस में देखने को मिलता है। तो डायरेक्ट हिटलाइन क्वेश्चन बना आपके सामने और आप बोलेंगे प्लेयल चेस्ट इंजरी में। और अगर आपसे डीप पूछेगा कि पैराडॉक्सिकल रेस्पिरेशन के अंदर क्या इवेंट होता है, तो आप बोल सकते हैं कि चेस्ट कैविटी मूव्स इनवर्ड एंड डाउनवर्ड एट द टाइम ऑफ इंस्पायरेशन। समझ में आई? ये जो मैंने एक्सपायरेशन को लिखा, इसका डायग्राम बना रहा हूं मैं। मैंने आपको बताया कि एक्सपायरेशन को अपन किस कलर से इंडिकेट करेंगे? ग्रीन कलर से। दोबारा से रिवीजन का टाइम है। व्हेन चेस्ट कैविटी मूव्स इनवर्ड और डाउनवर्ड, इनवर्ड और डाउनवर्ड, डायफ्राम मूव्स आउटवर्ड और एब्डोमेन मूव इनवर्ड। तो ये इवेंट क्या कहलाएंगे? क्या कहलाएंगे? एक्सपायरेशन मैकेनिज्म के इवेंट्स कहलाएंगे। यहां तक बात समझ में आ गई आपको? ये नॉर्मल फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म है जो आपको क्लियर होनी चाहिए। अब अपन नई चीज देखते हैं। क्या चीज देखते हैं? अभी समझाने की कोशिश करता हूं आपको। एक्सपायरेशन इंस्पायरेशन को क्लियर समझने के बाद में अपन बना रहे हैं दोबारा से एक बार लंग्स का डायग्राम। ये आपके सामने लंग्स का डायग्राम बनाया मैंने, और उसके बाद में ये मैंने क्या बनाया आपके सामने, बताएं जरा। ये क्या है? ये क्या है? ये प्लूरा। क्या है? ये प्लूरा है ये। और ये प्लूरा, ये प्लूरा क्या है? डबल लेयर स्ट्रक्चर है। क्या है? ये डबल लेयर स्ट्रक्चर है। तो डबल लेयर स्ट्रक्चर आपके सामने मैंने समझाने की कोशिश की। अब मेरा जो कॉन्सेंट्रेट होगा टॉपिक के ऊपर, वो प्लूरा के ऊपर होगा, तो मैंने इसको वाइड करने की कोशिश करी है ढंग से समझ में आ सके। ठीक है? वो वाला मैकेनिज्म समझ गए आप लोग रेस्पिरेशन के पूरे। नेक्स्ट इवेंट चालू हो रहा है। यहां पर क्या होता है आगे की तरफ आपको पता ही है क्या होता है? ये होता है चेस्ट कैविटी। क्या होती है? चेस्ट कैविटी। समझ रहे हैं? इसमें ट्रू और फॉल्स रिप्स होती है, वो पता ही है आप लोगों को। ठीक है? अब इसके अंदर आपको इवेंट देखना है। आपको सबसे पहली बात याद रखनी है, वो क्या है कि पैराइटल प्लूरा और द आउटर प्लूरा आर अटैच्ड विद द चेस्ट कैविटी। क्या होता है? आउटर प्लूरा और आउटर प्लूरा, इसको क्या बोलते हैं? पैराइटल प्लूरा। किससे अटैच कर रहा हूं मैं? चेस्ट कैविटी से अटैच कर रहा हूं। यहां पर बात समझ में आई? और आप किससे बोले कि इनर प्लूरा और विसल प्लूरा आर अटैच्ड विद द, व्हाइट कलर की लाइन को क्या बोलते हैं? हैं? लंग्स पैरेन्काइमा। क्या बोलते हैं? लंग्स पैरेन्काइमा। आप बोले कि सर इसमें तो बताया नहीं, लीजिए मैं आपके सामने कर रहा हूं। समझ रहे हैं? पर हर चीज एक साथ नहीं बताई जाती है, तो धीरे धीरे अपन इन चीजों को आपके सामने अपडेट कर रहे हैं। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? आउटर प्लूरा आर अटैच्ड विद द chest cavity, inner pleura are attached with the lungs parenchyma, and there are interpleural space between present both parietal and visceral pleura। और इसमें क्या होता है? एक नेगेटिव प्रेशर होता है। क्या होता है? इसमें एक नेगेटिव प्रेशर होता है। यहां तक बात समझ में आ रही है आपको? ठीक है, आगे की तरफ देखते हैं। अब मैं कौन सा इवेंट ले रहा हूं? मैं इवेंट ले रहा हूं ओनली ऑन इंस्पायरेशन। किसका इवेंट ले रहा हूं? इंस्पायरेशन का ही इवेंट ले रहा हूं।
एट टाइम ऑफ इंस्पायरेशन, पढ़ सब लिया, इंस्पायरेशन के टाइम पे चेस्ट कैविटी कहां पर जाती है, खुद बताइए जरा, है आउटवर्ड जाती है, संग में कहां जाती है, अपवर्ड जाती है। समझ रहे हैं बात को? पर मैं अब डायफ्राम को डिस्कस नहीं करूंगा यहाँ पे, इसको डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि मुझे नया इवेंट बताने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर क्या हलचल हो रही है, अंदर की तरफ क्या हलचल हो रही है, वो आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो एट द टाइम ऑफ इंस्पायरेशन चेस्ट कैविटी मूव्स आउटवर्ड एंड अपवर्ड। सेम टाइम कौन अटैच है इससे, पैराइटल प्लूरा। कौन अटैच है? तो पैराइटल प्लूरा कहां जाएगा, पैराइटल प्लूरा कहां जाएगा बताएं जरा, आउटवर्ड एंड। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? जब चेस्ट कैविटी मूव्स आउटवर्ड एंड अपवर्ड, द सेम टाइम पे पैराइटल प्लूरा आल्सो मूव्स आउटवर्ड एंड अपवर्ड। सेम टाइम पर, जिस टाइम पर ये बाहर जाएगी उसी टाइम पर लंग्स पैरेन्काइमा कहां जाएगी, कहां जाएगी लंग्स पैरेन्काइमा, इनवर्ड जाएगी। कहां जाएगी? अब विसरल प्लूरा किससे अटैच है, किससे अटैच है विसरल प्लूरा, लंग्स पैरेन्काइमा से। किससे अटैच है? ये देखो अटैच का चिन्ह बन रहा है, और बना दूं, कम बनाए हो तो ये देख लीजिएगा आप, ये किससे अटैच है, लंग्स पैरेन्काइमा से। कौन अटैच है? विसरल प्लूरा। तो जब चेस्ट कैविटी मूव्स आउटवर्ड एंड अपवर्ड, सेम टाइम पे लंग्स पैरेन्काइमा मूव्स इनवर्ड। तो जब चेस्ट कैविटी से पैराइटल प्लूरा अटैच है तो वो भी बाहर जाएगा, आउटवर्ड जाएगा। तो सेम टाइम पे विसरल प्लूरा कहां जाएगा, इनवर्ड जाएगा। समझ रहे हैं? और ये कुछ इस प्रकार से इवेंट होगा, ये हो गया पैराइटल प्लूरा, ये क्या हो गया, विसरल प्लूरा। एट द टाइम ऑफ इंस्पिरेशन पैराइटल प्लूरा कहां गया, आउटवर्ड। सेम टाइम पे विसरल प्लूरा कहां गया, इनवर्ड। अब इन दोनों के मध्य में क्या होता है, नेगेटिव प्रेशर। क्या होता है इसके मध्य में, ये लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, इन दोनों के मध्य में क्या होता है, क्या होता है साहब, नेगेटिव प्रेशर होता है। अगर आपके पास में ये क्वेश्चन हो कि तो नेगेटिव किसे बोलते हैं, वह प्रेशर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम होता है। समझ रहे हैं? वह प्रेशर जो एटमॉस्फेयर मतलब बाहर से कम हो उसे क्या बोलेंगे, नेगेटिव प्रेशर बोलेंगे, और जो ज्यादा हो उसे क्या बोलेंगे, पॉजिटिव बोलेंगे। कहां पर डिस्कस करेंगे, मैकेनिकल वेंटिलेटर में डिस्कस करेंगे, यहां पर टच नहीं करेंगे, हिंट करने की कोशिश करूंगा आप लोग को वहां पे। तो ये नेगेटिव प्रेशर क्या जनरेट करता है, एक आकर्षण जनरेट करता है। क्या करता है, आकर्षण। इस आकर्षण के कारण से जो पैराइटल प्लूरा आउट गई और विसरल प्लूरा इन गई, इस आकर्षण के कारण से दोनों पैराइटल विसरल प्लूरा आपस में आकर्षित होकर के और पास में आ जाती है। क्या आपको ये बात समझ में आई या नहीं आई? नहीं आई? दोबारा समझिए। पैराइटल प्लूरा मूव आउटवर्ड, क्यों आउटवर्ड गई, क्योंकि चेस्ट कैविटी आउटवर्ड गई। विसरल प्लूरा मूव्स इनवर्ड, क्यों इनवर्ड गई, क्योंकि लंग्स पैरेन्काइमा इनवर्ड गई। इन दोनों को आउटवर्ड इनवर्ड करने का कारण है सेम स्ट्रक्चर का आउटवर्ड इनवर्ड होना। लेकिन वापस अपनी स्थिति में लाने के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है, कौन है, नेगेटिव प्रेशर। इस नेगेटिव प्रेशर के कारण से चेस्ट पैराइटल प्लूरा और विसरल प्लूरा क्या होता है, आपस में पास में आ जाते हैं। और जब ये आपस में पास में आते हैं, गौर से समझिएगा, कौन पास में आ रहे हैं, कौन पास में आ रहे हैं, पैराइटल और विसरल प्लूरा पास में आ रहे हैं। इसी कारण से चेस्ट कैविटी भी खिंच करके कहां आएगी, अंदर आएगी। समझ में आ रही है, नहीं आ रही है? बाहर जाने के लिए तो चेस्ट कैविटी रेस्पॉन्सिबल है और लंग्स पैरेन्काइमा रेस्पॉन्सिबल है। मतलब when the chest cavity moves outward and upward, same time parietal pleura also moves outward and upward. Same time पर lungs parenchyma moves inward. Same time पर visceral parenchyma, visceral pleura is also moves inward. But caused by the effect of negative pressure, both parietal pleura and the visceral pleura are attract with each other. और जब ये दोनों एक दूसरे से अट्रैक्ट होकर पास में आएंगे तो चेस्ट कैविटी भी कहां पर आएगी, अंदर की तरफ। लंग्स पैरेन्काइमा कहाँ आएगा, बाहर की तरफ, बाहर की तरफ। समझ में आ रही है बात? ये मैकेनिज्म समझ में आई या नहीं आई, आई या नहीं आई? बिल्कुल सिंपल तरीके से समझा, दोबारा से समझा देता हूं, दोबारा से चिन्हों पे ध्यान दे। जब चेस्ट कैविटी बाहर की तरफ जाएगी तो कौन संग में खींचा चला जाएगा, पैराइटल प्लूरा। और सेम टाइम पे लंग्स पैरेन्काइमा कहाँ जाएगी, अंदर की तरफ, तो कौन खींचा चला जाएगा, विसरल प्लूरा। लेकिन इन दोनों को अपनी पुनः स्थिति में लाने के लिए एक बल रेस्पॉन्सिबल है, उस बल को बोलते हैं नेगेटिव प्रेशर।
और इसी नेगेटिव प्रेशर के कारण से पैराइटल और विसरल दोनों खींचे चले आएंगे, पैराइटल और विसरल दोनों खींचे चले आएंगे। और जब पैराइटल खींचेगा तो कौन खींचेगा? चेस्ट कैविटी। और जब विसरल खींचेगा तो कौन खींचेगा? लंग्स पैरेन्काइमा। बात समझ में आई? वो आपस में चिपक जाती हैं, दो मार्बल की प्लेट्स होती हैं, उन दोनों का आपस में लगा, दोनों आपस में चिपक जाती है। उसका कारण क्या होता है? नेगेटिव प्रेशर। वहां पर तुम बजरी डाल दो, प्रेशर खत्म हो जाएगा, फिर वो सेपरेट हो जाएंगी। समझ रहे हैं? जब अपन मार्बल्स खरीदने जाते हैं तो वहां पर स्लाइड की स्लाइड रखी होती है, फिर वो आपस में छूटती नहीं है, तो जब अपन उसको प्रेशर से हटाते हैं तभी हटती है, फिर रखेंगे तो दोबारा चिपक जाएंगे। ऐसे जब अपन कांच खरीदने जाते हैं तो कांच कैसे पूरा एक स्लॉट लेने जाते हैं तो कांच आपस में चिपके हुए होते हैं, तो क्या है? कांच के मध्य में क्या प्रेजेंट है? नेगेटिव प्रेशर, जो एक दूसरे को क्या करेंगे? आकर्षण करेंगे। यहाँ बात समझ में आई कि नहीं आई? तो यहाँ तक क्या आपको इवेंट क्लियर हो गए? क्लियर हो गए? अब एक बात बताइए कि आप किसको, इस नेगेटिव प्रेशर को खत्म कर दो, किसको खत्म कर दो? इस नेगेटिव प्रेशर को खत्म कर दो, तो क्या देखने को मिलेगा आपको? क्या वापस नहीं आएगा? चेस्ट कैविटी कहां चल जाएगी? आउटवर्ड। और लंग्स पैरेन्काइमा कहां चल जाएगा? इनवर्ड। ये बात समझ में आई या नहीं आई? ये ब्लैक कलर का जो मैं टारगेट कर रहा हूं वो बीमारी को टारगेट कर रहा हूं। इसमें मैं ये कह रहा हूं कि जब चेस्ट कैविटी कहां चली गई? आउटवर्ड चली गई। और लंग्स पैरेन्काइमा कहां चला गया? और आपने नेगेटिव प्रेशर क्या कर दिया? खत्म। अगर आपको हाथ में क्यूरियोसिटी हो कि सर ये कैसे खत्म होगा, बता दूंगा अभी मैं आपको। समझ रहे हैं? कैसे होगा वो बता दूंगा, इसके कारण क्या होगा वो समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो अगर मैं बोलूं कि चेस्ट कैविटी आउट चली गई, लंग्स पैरेन्काइमा इन चला गया और बीच में नेगेटिव प्रेशर खत्म कर गया, तो ये कंडीशन क्या होगी? आपको पता है जब मृत्यु होती है तो पेशेंट की चेस्ट कैविटी एकदम खुली हुई होती है, चेस्ट कैविटी एकदम खुली हुई होती है। समझ रहे हैं आप? रिगर मोर्टिस कंडीशन कभी आपने अगर ऑटोप्सी में देखा हो तो बॉडी की चेस्ट कैविटी एकदम खुली हुई होती है। उस कंडीशन में क्या होता है? न्यूमोथोरैक्स, उसमें नेगेटिव प्रेशर क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। तो चेस्ट कैविटी क्या हो जाएगी? गुलाब के फूल की तरह खुल जाएगी। समझ रहे हैं बात को? क्योंकि वापस नहीं आएगी, तो चेस्ट कैविटी क्या हो जाएगी? खुल जाएगी। और यहां पर अंदर की तरफ क्या देखने को पड़ेगा? ये आपके क्वेश्चन के फॉर्म में आता है नॉर्सेट लेवल पे। ये आपके पास में अंदर की तरफ मैंने क्या पढ़ाया था? क्या होता है साहब? ये क्या है? ये एयरवे। और ये क्या है? एल्वियोलाई। क्या है ये? तो सारे का सारा लंग्स पैरेन्काइमा का प्रेशर कहाँ आएगा? खुद ब खुद सोच के बताओ। एल्वियोलाई पे प्रेशर आएगा। आएगा? एल्वियोलाई क्या हो जाएंगी साहब? क्या हो जाएंगी? पिचक जाएगी। क्या हो जाएंगी? पिचक जाएंगी। और इस पिचकने के लेवल पे क्वेश्चन आपके पास में पढ़ने पे जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूछा जाता है कि न्यूमोथोरैक्स का कॉम्प्लिकेशन क्या है। क्या पूछेगा आपसे? न्यूमोथोरैक्स का कॉम्प्लिकेशन क्या है, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछेगा। तो आप क्या बोलेंगे? लंग्स कोलैप्स होना। क्या होना? या फिर क्या है? एल्वियोलाई का कोलैप्स होना। लंग्स का कोलैप्स होना या फिर क्या है? ये बात समझ में आई या नहीं आई? ये डायरेक्ट हेडलाइन क्वेश्चन है। क्यों हुई? क्योंकि चेस्ट कैविटी तो कहां चली गई? आउटवर्ड। लंग्स पैरेन्काइमा कहां आ गया? ये कहां पर प्रेशर देगा? एल्वियोलाई। द फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स क्या होती है? एल्वियोलाई, जहां पर गैसेस एक्सचेंज होता है। पढ़ा चुका हूं मैं आप लोगों को। इसमें प्रेशर देगा तो लंग्स क्या हो जाएंगी? लंग्स क्या हो जाएगा? कोलैप्स। या एल्वियोलाई क्या हो जाएंगी? कोलैप्स। तो क्वेश्चन ऐसे होगा, आंसर ये दे रखा होगा एबीसीडी में, तो आप इसको बिना सोचे समझे इसको आप क्या कर देंगे? क्लियर कर देंगे। समझ में आई कि नहीं आई? अब बात करते हैं नेगेटिव प्रेशर जो बला है ये कैसे खत्म होता है। ये नेगेटिव प्रेशर जब खत्म होगा जब इसके अंदर क्या आ जाए? जब इसके अंदर क्या आ जाए? नेक्स्ट स्लाइड। ये आपके सामने क्या है? बार बार आप बोलेंगे ताकि आपको एनाटॉमिकल रीजंस याद होते जाएं। क्या है ये? लंग्स के आगे लंग्स पैरेन्काइमा है, लंग्स पैरेन्काइमा के आगे ये क्या है? प्लूरल कितना होता है? डबल लेयर होता है, पैराइटल प्लूरा और विसरल प्लूरा। इसमें क्या होता है? नेगेटिव प्रेशर होता है। ये नेगेटिव प्रेशर कब खत्म होगा? ये नेगेटिव प्रेशर कब खत्म होगा? तो आप बोलेंगे जब इसके अंदर क्या आ जाए? जब इसके अंदर क्या आ जाए? फ्लूइड आ जाए। क्या आ जाए? फ्लूइड आ जाए। जब इसके अंदर क्या आ जाए? जब इसके अंदर ब्लड आ जाए। क्या आ जाए? ब्लड आ जाए। जब इसके अंदर क्या आ जाए? जब इसके अंदर एयर आ जाए। क्या आ जाए? एयर आ जाए। जब इसके अंदर क्या आ जाए? पस आ जाए। क्या आ जाए? पस आ जाए। जब इसके अंदर क्या आ जाए? लिम्फ आ जाए। क्या आ जाए?
लिम्फ आ जाए, तो इस कंडीशन पे क्या होगा, नेगेटिव प्रेशर क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। क्या बात समझ में आई या नहीं आई? क्लियर समझ में आ रही है बात को? अब इनके प्रेजेंसी के आधार पे इनका नाम रखा जाता है, और वो नाम क्या है, वो नाम आप देख लेंगे। अब मैं हर जगह पे एक ही चीज लिख रहा हूं, एबनॉर्मल। एबनॉर्मल का मतलब क्या होता है, मुझे बताएगा कोई एक बार? नॉर्मल नहीं है, नॉर्मल नहीं है, एबनॉर्मल है। एबनॉर्मल एक्यूमुलेशन, क्या? एबनॉर्मल एक्यूमुलेशन ऑफ एयर, ऑफ फ्लूइड, ऑफ ब्लड, ऑफ पस, ऑफ लिम्फ इन प्लूरल कैविटी आर कॉल्ड, क्या बोलेंगे आप? न्यूमोथोरेक्स। तो न्यूमोथोरेक्स की डेफिनेशन क्या बनी? एबनॉर्मल एक्यूमुलेशन ऑफ एयर विद इन द प्लूरल कैविटी आर कॉल्ड न्यूमोथोरेक्स। अब अगर फ्लूइड हो तो पूरी डेफिनेशन बना दो, एबनॉर्मल एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड इन प्लूरल कैविटी आर कॉल्ड हाइड्रोथोरेक्स। अगर आपसे पूछे ब्लड तो क्या बोलोगे? हीमोथोरेक्स। क्या बोलोगे? हीमोथोरेक्स। पस तो क्या बोलोगे, बताओ? एम्फाइमा। क्या बोलोगे? एम्फाइमा। क्या बोलोगे? एम्फाइमा। समझ रहे? अगर क्या है ये, लंग्स है ना, लिम्फ है। अच्छा, मैं भी सोच रहा आप लंग्स ही बोल दें, लिम्फ, तो इसे क्या बोलोगे? बोलो, काइलोथोरेक्स। क्या बोलोगे आप? ये आपके क्वेश्चन की फॉर्म है, थोड़ा सा याद रखिएगा। ये क्या है? क्वेश्चन की फॉर्म्स है, आपको याद रखना है। स्लाइड सारे की सारी मैं आपको कहां पर दे दूंगा? ग्रुप में दे दूंगा, ठीक है? और उसको फिर आराम से उतारना, टॉपिक टू टॉपिक कठिन होता जाएगा, तो अभी आप आराम से समझिए पहले, ये सब चीजें आपको मिल जाएंगी, ठीक है? और कल नोट्स देख लूंगा लिखे कि नहीं लिखे, ठीक है? हाँ, चल रही है ना क्लास? अब यहाँ तक समझ में आ गई आप लोग को? आ गई क्या? आगे चलें, आगे क्या पढ़ाएंगे आपको? ठीक है, अब नेक्स्ट नंबर पे आपसे क्वेश्चन पूछेगा, ये एयर कहां से आई? खुद बा को सोचिए, ये एयर कहां से आई? ये एल्वियोलाई है, और ये एल्वियोलाई क्या हो गई? फूल गई। क्या हो गई? फूल गई। तो इस कंडीशन को क्या बोलेंगे, आप बताएं? है एम्फाइज्मा, ये मैडम बोल रही है, इसका अपन बोलेंगे एम्फाइज्मा। क्या बोल रहे हैं अपन इसे? एम्फाइज्मा। एम्फाइज्मा किसे बोलते हैं? एबनॉर्मल डायलेशन ऑफ एल्वियोलाई। अरे ये तो अपनी डीएनए की खासियत है, ये पूरी डेफिनेशन किसी को नहीं बतानी, ये गलत है। ये तो अपनी खासियत है, ये हर एक को थोड़ी ना बताते हैं। तो एबनॉर्मल डायलेशन ऑफ एल्वियोलाई क्यों हो रहा है? एयर ट्रैप के कारण। क्यों हो रहा है? एयर ट्रैप। तो इसमें क्या है? एयर भर गई है। एबनॉर्मल डायलेशन ऑफ एल्वियोलाई कंडीशन आर कॉल्ड एम्फाइज्मा। समझ रहे हैं? अब ये जो एबनॉर्मल डायलेशन हुआ, ये जो एयर भरी, ये कहीं ना कहीं तो निकलेगी, ये कहीं ना कहीं तो निकलेगी, एंड डेफिनेटली कहीं ना कहीं निकलेगी, लीक होगी। अब गौर से देखिएगा, गौर से समझिएगा, ये अगर लीक हुई और यहां पहुंच गई तो क्या बनाएगी? न्यूमोथोरेक्स। क्या बनाएगी? तो क्वेश्चन आपसे पूछेगा, द मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ एम्फाइज्मा, क्या बोलेगा? ये दिखता भी है क्या आपको? नहीं दिख रहा ना? दिख रहा है, फिर ठीक है। द मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ एम्फाइज्मा, तो क्या बोलेंगे आप? ये क्वेश्चन बन रहा है आपके सामने, समझ में आ रही है? क्योंकि जो एयर ट्रैप हुआ है वो लीक होगा कहीं ना कहीं। समझ में आ रही है बात? जितना मैं पढ़ाऊं उतना पढ़ लेना, इंडिया लेवल पे कोई सा भी एग्जाम नहीं रुकेगा, इस चीज का आपको धीरे धीरे समझ में आती जाएगी। समझ में आ रही है? जो मैंने पढ़ाऊंगा उसका बाद में एक टैबलेट फॉर्म में लिख दूंगा, जैसे लिखते हैं, हो जाएगा। अभी आप सबसे पहले क्या लिखेंगे? डेफिनेशन। फिर क्या लिखेंगे? टाइप। यहां तक पढ़ चुके हैं आप लोग? डेफिनेशन जानते हैं न्यूमोथोरेक्स की, टाइप भी जान चुके हैं, रिस्क फैक्टर जान गए, कॉम्प्लिकेशन जान गए। समझ रहे किसका कॉम्प्लिकेशन है? साइन सिम्टम्स जानने, यही तो जानना है ना। तो इसी प्रकार से पढ़ा रहा हूं मैं आप लोग को, बाद में इकट्ठा में इन सब चीजों को लिख दूंगा। समझने वाली चीजें समझा रहा हूं अभी आपको। तो एम्फाइज्मा का कॉम्प्लिकेशन क्या होता है? न्यूमोथोरेक्स।
अब क्या होता है कि जो एल्वियोलाई होती है ना, ये एल्वियोलर सैक के अंदर पाई जाती है। किसमें पाई जाती है? एल्वियोलर सैक में। इस प्रकार से एक क्या होता है, एल्वियोलर सैक होता है। क्या होता है ये? एल्वियोलर सैक। और इसके अंदर क्या होती है? दुनिया भर की क्या होती है? एल्वियोलाई होती है। क्या होती है साहब? इसके अंदर दुनिया भर की एल्वियोलाइज होती हैं। तो ये देखिए दुनिया भर की एल्वियोलाइज हो गई। ये सब के सब डायलेट होंगी तो हाइपर इन्फ्लेशन ऑफ द लंग्स होना स्वाभाविक है। ये जब डायलेट होंगे तो क्या होगा? हाइपर इन्फ्लेशन ऑफ लंग्स होगा। पढ़ाया था आप लोगों को? नहीं पढ़ाया था? पढ़ाया था ना। तो हाइपर इन्फ्लेशन ऑफ लंग्स होना स्वाभाविक है। अब यहां पर आपको ये चीज देखनी है। क्या देखनी है? समझिए। ये आपके सामने मैं बना देता हूं। ये क्या है साहब? है क्या है ये? एल्वियोलाई। क्या है ये? एल्वियोलाई। कहां कहां पे बना दी मैंने एल्वियोलाई? कहां बना दी मैंने एल्वियोलाई? अपर सेगमेंट ऑफ लंग्स, मिडिल सेगमेंट ऑफ लंग्स और लोअर सेगमेंट ऑफ लंग्स। समझ में आ रही है बात? और जब अपर सेगमेंट ऑफ लंग्स का डायलेशन होता है कॉज्ड बाय द अपर पार्ट ऑफ द एल्वियोलाई बिकम डायलेटेड, तो इस कंडीशन को बोलते हैं सेंट्रल एम्फाइज्मा। क्या बोलते हैं? सेंट्रल एम्फाइज्मा। सेंट्रल एम्फाइज्मा क्या बोलते हैं अपन इसे? सेंट्रल एम्फाइज्मा। समझ रहे हैं बात को? उसके बाद में लोअर पार्ट्स का होगा तो इसे क्या बोलेंगे? पैन एम्फाइज्मा। उसके बाद में अगर मध्य के भाग का लंग्स पैरेन्काइमा को लेकर के अगर डायलेशन होगा तो इसे क्या बोलेंगे? पैरासेप्टल। क्या बोलेंगे इसे अपन? पैरासेप्टल एम्फाइज्मा। समझ रहे हैं? और एक होता है सबक्यूटेनियस एम्फाइज्मा। क्या होता है? सबक्यूटेनियस एम्फाइज्मा। ये जब यहां से एयर फटी और ये यहां से होती हुई, यहां से होती हुई, और ये क्या कंडीशन है आपको पता है? इसे बोलते हैं मीडियस्टिनम। क्या बोलते हैं अपन इसे? मीडियस्टिनम। तो यहां से एयर बाहर से तो गई नहीं, ये एयर यहां से होती हुई, यहां से होती हुई, यहां से होती हुई कहां पर जा रही है? ये ऊपर की तरफ जा रही। कहां जा रही है? ऊपर की तरफ जा रही है। व्यक्ति के गर्दन पे यहाँ पे बुलबुले नुमा स्ट्रक्चर पकड़ में आ रही है। यहाँ पर बुलबुले हो रहे हैं। क्या आ रहे हैं? बुलबुले आ रहे हैं, बबल्स आ रहे हैं। समझ रहे हैं? तो इस कंडीशन को बोलते हैं सबक्यूटेनियस एम्फाइज्मा। क्या बोलते हैं अपन इसे? सबक्यूटेनियस एम्फाइज्मा। समझ रहे हैं? इसको बाहर निकालने के लिए फिल्म का एक वो भी है, एक साउथ की मूवी है। एयरपोर्ट पे एक गर्ल्स गिर जाती है, उसको काट करके यहाँ पे कट लगा के पाइप की निप्पल लगा कर सबक्यूटेनियस एम्फाइज्मा को ट्रीट करता है। समझ रहे हैं? देखेंगे पता चल जाएगा। मूवी में देख रखा होगा या फिर आपको सीन याद नहीं होगा, कॉमन है। उसकी रील्स भी चलती है। तो ये बात समझ में आई कि कौन कौन से टाइप के एम्फाइज्मा होते हैं? समझ में आ रहे हैं? सेंट्रल लोबार, पैन लोबार, पैरासेप्टल और सबक्यूटेनियस। सेंट्रल एम्फाइज्मा किसे कहते हैं? अपर पार्ट ऑफ लंग सेगमेंट का एल्वियोलर सैक का डायलेट होना। दूसरे नंबर पे पैन, लोअर पार्ट पैरासेप्टल, सेंट्रल पार्ट विद द लंग्स पैरेन्काइमा बिकम डायलेटेड। और सबक्यूटेनियस नेक न्यूकल रिजिडिटी के कारण से नेक के अंदर बबल्स का प्रेजेंट होना। मिडियस्टिनम से एयर लीक होगी तो इस कंडीशन को क्या बोलेंगे? सबक्यूटेनियस एम्फाइज्मा। समझ में आ रही है? सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए हैं। निम्न में से एम्फाइज्मा का टाइप नहीं है। जब चारों का पता नहीं होगा तो कैसे होगा? इसकी शुरू एम्फाइज्मा के बाद में आता है न्यूमोथोरैक्स। हमेशा याद रखना। तो न्यूमोथोरैक्स को शुरुआत करने से पहले एम्फाइज्मा का कॉम्प्लिकेशन पता होना चाहिए। एम्फाइज्मा कॉम्प्लिकेशन क्या होता है? न्यूमोथोरैक्स। बात समझ में आ गई? क्योंकि जब एल्वियोलाई डायलेट होगी तो एटलीस्ट क्या होगा? लीक होगा एयर, और एयर लीक होगा तो वो कहाँ जाएगा? प्लूरल कैविटी में जाएगा। इस कंडीशन को क्या बोलेंगे? न्यूमोथोरैक्स। यहां तक बात समझ में आ रही है? सबक्यूटेनियस एम्फाइज्मा का क्लासिकल साइन क्या है? क्वेश्चन पूछता है, 99% क्वेश्चन पूछता है। तो क्या बोलेंगे? नेक के अंदर क्या होना? बबल्स का प्रेजेंट होना। नेक के अंदर क्या होना? बबल्स का प्रेजेंट होना। यहां तक बात समझ में आ रही है आप लोग को? समझ में आ रही है? अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट नंबर पे। नेक्स्ट नंबर पे अगर अपन बात करें तो ये है आपके सामने क्या क्या है? ये लंग्स। और लंग्स के चारों तरफ ये क्या है प्रेजेंट? है प्लूरा। डबल लेयर ऑफ प्लूरा बोलेंगे। क्या बोलेंगे आप?
डबल लेयर ऑफ प्लूरा बोलेंगे, समझ रहे हैं। अब आपको ये पता होना चाहिए कि जो जो एयर होती है वो घनत्व में हल्की होती है, डेंसिटी में क्या होती है, कम होती है, तो वो क्या रहती है, ऊपर रहती है। और जो जल होता है वो घनत्व में भारी होता है, तो वो कहाँ रहता है, नीचे की तरफ रहता है। समझ रहे हैं हम बात को। तो एयर न्यूमोथोरैक्स को अगर अपन देखना चाहेंगे तो न्यूमोथोरैक्स कहाँ पर मिलेगा, न्यूमोथोरैक्स कहाँ मिलेगा, ऊपर की तरफ। कहाँ मिलेगा, ऊपर की तरफ। ऊपर की तरफ क्यों बोल रहे हैं, अभी मैं सेगमेंट लोकेशन बता दूंगा। हीमोथोरैक्स कहाँ दिखेगा, कुछ नीचे की तरफ तथा मध्य में। हाइड्रोथोरैक्स कहां पर देखने को मिलेगा, वो हाइड्रोथोरैक्स कहां पर देखने को, यहां पर मिलेगा। समझ रहे हैं आप बात को, समझ रहे हैं। तो जब अब इस एयर को बाहर निकालना हो, क्या करना हो, इस एयर को बाहर निकालना हो, तो उसके लिए एक प्रोसीजर होता है, ऐसा बोलते हैं चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज सिस्टम। क्या बोलते हैं अपन इसे, चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज सिस्टम। तो जब आपको न्यूमोथोरैक्स को ट्रीट करना होगा, क्या ट्रीट करना होगा, न्यूमोथोरैक्स को ट्रीट करना होगा, तो चेस्ट ट्यूब कहां पर लगाओगे, चेस्ट ट्यूब कहां पे लगाओगे, सेकंड और थर्ड इंटरकोस्टल स्पेस पे। कहां पे लगाओगे, सेकंड और थर्ड इंटर, क्योंकि जो हवा होती है वो क्या होती है, घनत्व में हल्की होती है, और हल्की होने के कारण से प्लूरल कैविटी में कहां पर प्रेजेंट होगी, ऊपर की तरफ प्रेजेंट होगी। अगर आपको हीमोथोरैक्स को ट्रीट करना है, किसको ट्रीट करना है, हीमोथोरैक्स को ट्रीट करना है, तो आप कहां पर लगाएंगे, फिफ्थ एंड सिक्स इंटरकोस्टल स्पेस पे। कहां लगाएंगे, फिफ्थ एंड सिक्स इंटरकोस्टल स्पेस पे। अगर आपको हाइड्रोथोरैक्स को ट्रीट करना है तो आप कहां पर लगाएंगे, एट्थ और नाइन्थ इंटरकोस्टल स्पेस पे। कहां पर लगाएंगे, एट्थ और नाइन्थ इंटरकोस्टल स्पेस पे लगाएंगे। यहां तक बात समझ में आई कि नहीं आई। तो अब अपन टॉपिक शुरू कर रहे हैं, ये आपको समझाने का था। अब अपन टॉपिक शुरू कर रहे हैं। टॉपिक का नाम क्या है बताइए, न्यूमोथोरैक्स। डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन क्या है, एबनॉर्मल एक्यूमुलेशन ऑफ एयर, एबनॉर्मल accumulation of air within pleural cavity are called pneumothorax। यह बात समझ में आई कि नहीं आई, आपको समझ में आ गई, क्या समझ में आई बताना जरा।